हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो ज्योग्राफी जीएस पॉइंटर की सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा भाषाएं। तो देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या के आधार पर हिंदी के बाद सर्वाधिक नंबर किसका है? तो बांग्लादेश का। सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषा के हैं, और उसके बाद अगर हैं कोई तो वो बांग्लादेश भाषा के हैं, बांग्ला भाषा के। ऑस्ट्रिक समूह है, उसकी भाषा क्या है? खासी। खासी कहाँ है? मेघालय में। खासी, गारो, जयंतिया तीनों मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और खासी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अब ये मानचित्र दिखाया गया है, ये ABCD दिखाया गया है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि ABCD द्वारा अंकित मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं क्रमशः हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो ए है वो ब्रज भाषा बोली जाती है इस जगह। फिर यहाँ की ओर बढ़ते हैं लखनऊ साइड की ओर, तो वहाँ अवध। फिर गोरखपुर की ओर साइड बढ़ते हैं तो वहाँ भोजपुरी, और बिहार के साइड आते जाते हैं तो वहाँ मैथिली। तो ये भाषा का क्रम है, ब्रज भाषा, फिर अवध, फिर भोजपुरी, लास्ट में मैथिली। तो ये भाषा के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र पे गंगा नदी पढ़ने से पहले हम अपवाह तंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ है ड्रेनेज बेसिन, रिवर सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैसा कैसा ड्रेनेज बेसिन है, जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है। तो ड्रेनेज बेसिन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय। मतलब एक हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा जाता है और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखा जाता है, जिसमें वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। तो हिमालय से नदियाँ कैसे निकलती हैं, इसका सोर्स क्या है? तो हिमनद। हिमनद मतलब जो हिमनद हैं वो पिघलते हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो ये हिमालय की जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलती हैं, तो उनका सोर्स हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स हैं। और प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती हैं उनका सोर्स जो है वो रेनफॉल है, यानी कि वर्षा। वर्षा क्या है? वर्षा कैसे होती है? मानसून से, और इसमें भी खासतौर से साउथ वेस्ट मानसून। जैसे कि ये इंडिया है, तो इंडिया का ये साउथ पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है। तो यहाँ से जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, वो होता है जो दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का सोर्स जो होता है, स्रोत जो है दक्षिण भारत की नदियों का स्रोत, वो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हिमालय के बारे में देखते हैं। हम हिमालय को दो भागों में, हिमालय की जो नदियाँ हैं उसको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले अरब सागर की ओर गिरने वाली, दूसरी बंगाल की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों में दो भागों में बांटते हैं हम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और अरब सागर की ओर जो जाती हैं वो है इंदस रिवर सिस्टम। तो इंदस रिवर सिस्टम हिमालय की जो नदियाँ हैं वो तीन भागों में हमने बांट के देखा है। पहली तो इंदस रिवर सिस्टम है, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है? जैसे ये इंडिया है तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, तो नदियाँ यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। और दूसरी जो नदियाँ हैं वो अरब सागर की ओर गिरती हैं, वो यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये है अरब सागर, यहाँ अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरती हैं वो इंदस रिवर वाली जो हिमालय की नदियाँ हैं वो इंदस रिवर सिस्टम में आती हैं। तो अब पेनिनसुलर भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत जो होता है वो ये होता है नीचे वाला पार्ट इंडिया का। तो उसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं तो उसमें दो तरह की नदियाँ होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इधर होती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो मोस्टली तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जैसे कि ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की ओर गिर रही हैं ये। तो इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो मुख्य नदियाँ हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात की जाए जो इधर गिरती हैं वेस्ट फ्लोइंग अरब सागर में, तो उनमें से एक ट्रिक है नमस्ते लंदन, ये याद कर लेना। ना से नर्मदा, फिर माँ से माही, नमस्ते तो सा से साबरमती, ते से तापी, लंदन से लूनी। तो इस तरह नमस्ते लंदन एक ट्रिक है। तो अरब सागर की ओर वेस्ट फ्लोइंग जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं तो उनमें जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में नमस्ते लंदन आता है। ना से नर्मदा, माँ से माही, सा से साबरमती, ता से तापी, लंदन से लूनी। तो ये 5 नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं। अब हम देखते हैं हिमालय का जो रिवर सिस्टम था उसमें सबसे पहले इंदस रिवर सिस्टम। तो रिवर के बारे में हमने जाना। अब हिमालय की रिवर सिस्टम, हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से तो उनका स्रोत हमने देखा था ग्लेशियर्स था, हिमनद था।
तो यहाँ से उनमें पहली नदियाँ जो पहले जो रिवर सिस्टम आता है वो इंदस रिवर सिस्टम आता है। तो इसमें कौन सी मुख्य नदी है? मुख्य नदी तो सिंधु है, यानी कि इंदस नदी। और उसके बाद ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो JCRBS, आपको ट्रिक याद रखनी है, JCRBS। तो इसमें ये ऊपर से नीचे तक क्रम दिखाया गया है, जैसे झेलम, C से चेनाब, R से रावी, व्यास, सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ, और सिंधु रिवर सिस्टम में ही गिनी जाती हैं। यहाँ से ये इसका मैप दिखाया गया है। तो जो यहाँ से ये ऑरिजिनेट होती हैं, यहाँ से ये सिंधु नदी गई, फिर सिंधु से ये झेलम, फिर झेलम के बाद ये चेनाब नदी है, चेनाब के बाद ये रावी, फिर ब्यास, फिर यहाँ से सतलज। तो ये कुछ इस तरह रिवर सिस्टम चलता है। और ये देख सकते हैं ये जो है भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है। ये जगह जो है वो चाइना का तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ मानसरोवर झील है, वहाँ से ये निकलती है सिंधु, और सबसे नीचे सतलज। फिर यहाँ बीच में से ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। अब यहाँ से आपको एक चीज़ नदी दिख रही होगी, जो ब्यास नदी है। व्यास नदी ये भारत में ही है, यानी कि व्यास नदी केवल भारत में ही बहती है। जो ऊपर इंडस रिवर सिस्टम की जो नदियाँ हैं उनमें ब्यास नदी ऐसी है जो केवल भारत में बहती है। बाकी देखो ये पाकिस्तान में भी जा रही हैं, ये पाकिस्तान में भी जा रही हैं, कुछ तिब्बत से निकल रही हैं। तो भारत में बहने वाली केवल नदी इंडस रिवर सिस्टम की जो है वो व्यास नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ अगर पूछा जाए तो JCRBS याद रखना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये हो गई इंडस रिवर सिस्टम। अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम में। तो गंगा रिवर सिस्टम की मुख्य नदी तो गंगा है, और इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों में यमुना आती है, और भी कई नदियाँ हैं। तो ये बैंक जो है वो इस तरह रिवर बैंक है, इसका मतलब ये नदी का बहाव है। और यहाँ से जो नदियाँ मिलती हैं गंगा में वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बाईं ओर की सहायक नदियाँ, और ये है दाईं ओर की सहायक नदियाँ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ से ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे करके। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, तमसा, ये सब चीज़ें हैं। ये मैप में देखेंगे तब लर्न करना है आपको। तो जो नदियाँ सहायक नदियाँ हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मतलब आज ही पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले यहाँ से देख लेते हैं। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी जो है वो दो भागों में बट जाती है, हुगली और पद्मा। तो हुगली जो है वो तो वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, और पद्मा जो है वो बांग्लादेश में कहा जाता है। यानी कि गंगा नदी जब ऐसे चलती है तो यहाँ कहीं फरक्का बांध पड़ता है। फरक्का नदी बांध के बाद ये दो भागों में बट गई, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर जो है जो वेस्ट बंगाल में जाती है वो तो हुगली कहलाती है, और जो नीचे पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो जाती है वो पद्मा कहलाती है। पद्मा आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसे जमुना कहते हैं। तो पद्मा के बारे में ये बात है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ कहा गया है, दिहांग गाज से भारत में ये प्रवेश करती है। अब नीचे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली है। तो हमने ये देख लिया था, प्रायद्वीपीय भारत जैसे ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पूर्व की ओर जो बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हमने अभी एक ट्रिक बताई थी, नमस्ते लाना। तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, ये सब हैं। और जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियाँ हैं। वैसे नदियाँ तो और भी हैं, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से भी हमें नर्मदा के बारे में ये बात जानना है। जैसे ये नर्मदा नदी है, नर्मदा के ऊपर आपको दिख रहा है ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के नीचे जो है वो तापी नदी बहती है। तो ये याद रखना है। अब ये बहती कैसी है? तो ये है ना रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। रिफ्ट वैली क्या होती है? विभ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी क्या होता है? जैसे ये पर्वत दोनों ओर से उठ गया है और नीचे ये घाटी रिफ्ट वैली बन गई है नीचे। तो जो पर्वत इस तरह ऊपर उठ गया है उसको ब्लॉक माउंटेन्स कह देते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स तो ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ये बनता कैसे है? जब एक चट्टान प्रणाली क्रैक करती है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये उधर और ये उधर जाता है, तो बीच में ये जो जगह है ये धंस जाती है एक तरह से। तो ये धंस गई तो ये रिफ्ट वैली बन जाती है, और ये ब्लॉक माउंटेन्स का काम करते हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं ये नदियाँ, नर्मदा, तापी। तो और ये विंध्य ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, ऊपर आपको पता ही है अरावली है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो पूछें अगर कि नर्मदा और तापी कैसी नदियाँ हैं, तो ये विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो पूछते भी हैं। देखो अब ऐसा होता है कि जो
इंडिया का स्लोप होता है वो इस तरह होता है, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर स्लोप है। स्लोप मतलब यहाँ से तो उठा हुआ भाग है पश्चिम की ओर, और यहाँ से थोड़ा झुका हुआ भाग है, तो नदियाँ जाहिर सी बात है इधर ही जाएंगी। लेकिन इधर जाने वाली मोस्टली नदियाँ तो इधर जाती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ इधर क्यों जाती हैं, तो उनका कारण यही है कि ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। जब उन्हें जगह मिलेगी बीच की, तब वो तो जाहिर सी बात है इधर से जाएंगी। तो उसमें से नर्मदा, तापी, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए वो यहाँ वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। वैसे ढाल इधर है तो इधर ही जाती हैं मोस्टली नदियाँ तो, लेकिन ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जगह मिल जाती है तो ये इधर चली जाती हैं। ओके, अब स्रोत हमने देखा वर्षा है। नीचे जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनका स्रोत क्या है, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है। वेस्टर्न घाट से निकलती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो हैं। और एक बात जानने की है, जो पश्चिमी घाट में ये एक जगह जो होती है वहाँ वर्षा बहुत होती है, तो जहाँ वर्षा होती है उसको विंडवार्ड स्लोप कह देते हैं, और जहाँ वर्षा नहीं होती है उसको लीवार्ड स्लोप कह देते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का ऐसा पार्ट होता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसमें यहाँ इस जगह तो वर्षा हो जाती है, और इसके साइड वाला पार्ट यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो ये जो है यहाँ माउंटेन्स पाए जा रहे हैं, तो यहाँ तो वर्षा ये खूब हो जाती है, रिमझिम खूब। लेकिन इस साइड पर जहाँ वर्षा नहीं होती है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का जैसे ये पार्ट है सपोज, तो इस पार्ट में तो खूब वर्षा हो जाती है, लेकिन इस पार्ट में वर्षा नहीं हो रही है। तो ये जो पार्ट वर्षा नहीं हो रही है जिसमें, तो उसको लीवार्ड स्लोप कहते हैं, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कह देते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ बादल नहीं आ पाते हैं और वर्षा भी नहीं हो पाती है, और एक साइड खूब वर्षा हो रही है। ओके, स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताया गया है। प्लेसर गोल्ड इसमें पाया जाता है, इसकी मिट्टी में गोल्ड पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, छोटा नागपुर पठार से निकलती है तीनों नदियाँ। दामोदर है, स्वर्णरेखा और कोयल तीनों। अब ये गंगा नदी का बहाव देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे सबसे पहले ये गंगा नदी सपोज़ ये निकल रही है, ये इस तरह बहती है, तो गंगा में ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये नहीं मिलती हैं। उसके बाद यहाँ से आती है यमुना, फिर तमसा बीच में दिखाया नहीं गया, तमसा ऐसे करके यहाँ से मिलती है, फिर सोन, यमुना, तमसा, सोन। तो हम सही से देख लेते हैं इसका मैप पहले। तो गंगा नदी यहाँ से ये इस तरह चलती है, और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ये पद्मा और हुगली में बट जाती है। तो हुगली बताया था, हुगली तो ये पश्चिम बंगाल में कहा जाता था, और पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता था। तो फिर आगे देखते हैं। गंगा में सबसे पहली जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसमें रामगंगा, गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये याद रखनी है। गंगा की सहायक नदियों में ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पहली आती है यमुना, फिर दूसरी आती है तमसा, फिर तीसरी आती है सोन। यमुना, तमसा, सोन। अब यमुना की भी अन्य सहायक नदियाँ हैं, तो वो अलग से देखना है। तो ये यमुना हो गई, ये तमसा हो गई, ये सोन हो गई। अब यमुना में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना से भी और सहायक नदियाँ जो मिलती हैं, वो यमुना की 4 सहायक नदियाँ जो हैं, वो यमुना की चंबल, फिर सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे याद रखना है। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब चंबल की भी और सहायक नदियाँ हैं, मतलब चंबल भी और किसी नदियों की सहायता से बनी है। तो चंबल की जो है बनास, ये काली सिंध और पार्वती। बनास, काली सिंध और पार्वती। तो ये बनास नदी है, BANS, बनास। ये काली सिंध और ये पार्वती। तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। फिर यमुना की कौन कौन सी थी, यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो बेतवा, केन। अब बेतवा की भी एक सहायक नदी धसान है, तो यहाँ बेतवा जो है वो खुद यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा की भी एक सहायक नदी धसान है। फिर यमुना, तमसा, सोन। सोन जो थी वो भी गंगा की सहायक नदी है, और सोन की एक सहायक नदी है रेहंद और कोयल। रेहंद और कोयल भी सोन की सहायक नदियाँ है। सोन की सहायक नदियों में आती है रेहंद और कोयल। आगे जाके जो है
सोन की रेहंद और कोयल थी। फिर आगे जाके गंगा दो भागों में बट जाती है, पद्मा और हुगली। हुगली जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंगा में ये रामगंगा मिल रही है तो रामगंगा तो सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये आगे जाके दो भागों में बट गई, सहायता तो नहीं करी, ऊपर से बट और गई है, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कह देते हैं। तो हुगली इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा में मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का भी रिवर सिस्टम हमें देखना होगा। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव ये कुछ इस तरह है। और ये कैसे कैसे बन रही है, तो लोहित, दिबांग, दिहांग। लोहित, दिबांग मतलब दबंग, और दिहांग मतलब दिहांग, हल्क, दिहल्क, ऐसे करके याद कर लेना। तो लोहित, दिबांग और दिहल्क, दिहांग, ये तीनों मिलती हैं। फिर आगे बढ़ती है धारा इसकी। फिर आगे बढ़ने से सुबनसिरी, कामेंग और बार नदी मिलती है। फिर आगे, फिर इसके भी आगे जाओ तो मानस, संकोश और तिस्ता, तीन नदियाँ मिलती हैं। तो तीन तीन के क्रम में आपको याद करनी है, लोहित, दिबांग, दिहांग। फिर आगे जाते हैं सुबनसिरी, कामेंग, बार नदी। फिर आगे जाते हैं मानस, संकोश, तिस्ता। तो ये, तो सुबनसिरी, कामेंग, बार नदी, मानस, संकोश, तिस्ता, तो ये याद रखना है। फिर यहाँ से जो मिलती हैं इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसमें आती है दिसांग, तीखू, धनसिरी, कोपिली। तो दिसांग, दीखू, धनसिरी, कोपिली। दिसांग, दीखू, धनसिरी, कोपिली, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। अच्छा, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे बह रही हैं। तो जैसे हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात की थी, तो इंडस रिवर सिस्टम यहाँ से आता है। ये इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी आ रही थी यहाँ से, ये सिंधु नदी आ रही थी। फिर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो सब यहाँ से इस तरह जॉइंट हो रही थी, मतलब कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह का पार्ट था। फिर गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड की तरफ से ग्लेशियर से निकलनी स्टार्ट होती है। फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इस तरह मिलती जाती हैं। फिर महानंदा, फिर यहाँ से यमुना, तमसा, सोन, सोन की भी रेहंद और कोयल थी। फिर जो यमुना की थी वो चंबल थी, और यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और चंबल की भी बनास और काली सिंध और पार्वती थी। तो इस तरह की सहायक नदियाँ आपको याद रखनी है। फिर जो गंगा नदी आ रही थी उसके बाद गंगा नदी दो भागों में बट गई थी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी फिर ऑरिजिनेट होती है। और ब्रह्मपुत्र की हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहली थी, एक सेकंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ थीं उसमें थी सबसे पहले लोहित, दिबांग, दिहांग, फिर सुबनसिरी, कामेंग, बार नदी, मानस, संकोश, तिस्ता। फिर नीचे थी दिसांग, दीखू, धनसिरी, कोपली, ये सब इसकी सहायक नदियाँ थीं। दक्षिण भारत की नदियों में जो थी वो यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी नदियाँ थीं। और यहाँ जो मध्य प्रदेश से निकल रही थी और विभ्रंश घाटी से होकर बह रही थी, उसमें आ रही थी नर्मदा, तापी, और लूनी इधर की तरफ थी, साबरमती, ये सब नदियाँ थीं। अब जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उसको और एक क्रम में देख लेते हैं एक बार में। जैसे वहाँ से आ रही थी गंगा नदी और ये हुगली बन गई थी, और यहाँ से ऊपर से ये अलग डिस्ट्रीब्यूटरी थी इसकी, जो कि दूसरी पद्मा थी। तो हम हुगली देखते हैं सबसे पहले। हुगली के नीचे ये जो मिलती है दामोदर नदी हुगली से मिलती है, यानी कि हुगली की सहायक नदी दामोदर है। फिर यहाँ से रांची स्वर्ण रेखा निकलती है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णा, ये सारी नदियाँ हैं। अब इसका उद्गम और देखना है आपको, कहाँ कहाँ से ये निकलती हैं, कैसे कैसे निकलती हैं। तो हुगली तो आपको पता थी ये गंगा की भी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, और दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल से बहती थी। तो दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, तीन नदियाँ दिख रही हैं। एक तो ये दामोदर है, दामोदर, फिर इसके नीचे स्वर्णरेखा, और तीसरी ब्राह्मणी, वैतरणी को छोड़ देना। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी को छोड़ दिया हमने और ब्राह्मणी को ले लिया। तो दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये तीनों नदियाँ, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये तीनों नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं। तो स्वर्णरेखा, दामोदर और ब्राह्मणी, तीनों नदियाँ ये छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं। अब वैतरणी नदी थोड़ा आगे से निकल रही है, तो ये कहाँ से निकल रही है, तो ये भी देख लेना यहाँ। वैतरणी नदी का स्रोत जो है वो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा है। ये ओडिशा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है वैतरणी नदी। तो क्रम देख लेना, हुगली के बाद दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी। वैतरणी नदी कहाँ से निकल रही थी, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। उसके बाद आते हैं आगे महानदी, गोदावरी,
फिर महानदी जो निकल रही है वो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से निकल रही है। तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य था, जो हमने देखा था बस्तर के पठार के रूप में विद्वान था। यहाँ बस्तर का पठार जिसको दंडकारण्य कह रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ से महानदी का उद्गम होता था। फिर उसके बाद गोदावरी, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक नासिक से। त्र्यंबक जगह का नाम है, यहाँ नासिक से इसका उद्गम कहाँ गोदावरी का होता है, त्र्यंबक नासिक। फिर कृष्णा, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। फिर उसके बाद अब जैसे ये गोदावरी है और ये कृष्णा है, इसके बीच कोलेरू झील पाई जाती है। कोलेरू झील, जो कृष्णा गोदावरी नदी है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जाके यहाँ डेल्टा बनाती है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। और जो गोदावरी के बाद कृष्णा जाती है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोनों नदियाँ अपना डेल्टा का निर्माण कहाँ कहाँ होती हैं? जो ये नदियाँ होती हैं वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो तो यहाँ डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो यहाँ एस्चुरीज बनाती हैं। तो डेल्टा और एस्चुरीज के बारे में बता देंगे बाद में, अभी के लिए बस इतना समझो। इधर ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा कौन कौन से क्या क्या कहलाते हैं? तो गोदावरी का जो डेल्टा होता है वो तो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और जो कृष्णा का डेल्टा है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आती है पेन्नार। पेन्नार की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखना है, बस बीच का देख लेना है, बीच में पाई जाती है। पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी से है, कोडागू ब्रह्मगिरी से। फिर वैगई और ताम्रपर्णा। फिर यहाँ जो मदुरई तमिलनाडु में एक जगह है, मदुरई तमिलनाडु में वरुशनाई पहाड़ी से निकलती है जो वैगई नदी है। वैगई नदी का उद्गम कहाँ से है? तमिलनाडु में मदुरई में वरुशनाई पहाड़ी से, वरुशनाऊ पहाड़ी से वैगई नदी निकलती है। वहाँ से वैगई, वहाँ से वरुशनाऊ पहाड़ी, तमिलनाडु मदुरई, तो यहाँ से निकलती है। ताम्रपर्णा लास्ट में जो नदी है सबसे अंतिम, ताम्रपर्णा, वो कार्डेमम पहाड़ियाँ हमने पढ़ा था, जो सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ थी कार्डेमम, यहाँ इलायची की खेती होती है। तो कार्डेमम पहाड़ी में ही अगस्त्यमलाई चोटी है एक, वहाँ से ताम्रपर्णा नदी निकलती है। तो एक नज़र में दोबारा से हुगली, फिर दामोदर, एक सेकेंड, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णा, और सभी नदियों का उद्गम यहाँ से देख लेना। दामोदर, दामोदर जो है, एक सेकेंड, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी तीनों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, रांची झारखंड में। जो वैतरणी नदी का स्रोत जो है वो क्योंझा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा है। महानदी जो है वो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक नासिक से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। पेन्नार, फिर कावेरी जो है ब्रह्मगिरी कोडागू से निकलती है। वैगई नदी वरुशनाई पहाड़ी तमिलनाडु मदुरई से निकलती है। और ताम्रपर्णा कार्डेमम अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है। जो गोदावरी है वो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, और जो कृष्णा है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। फिर दक्षिण भारत की जो नदियाँ पड़ी उसमें हम अब सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं। सहायक नदियाँ आपको बस एक बार देख लेना है, क्योंकि ये एक आध सहायक नदी इसकी इम्पोर्टेंट है होती है, वो पूछी जाती है। तो हम तो लेकिन सभी लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ कोर्स में कुछ भी ना छूटे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो पेशेंस रखिएगा, और चाहो तो 2 पार्ट में भी कर सकते हो आप। तो जैसे कि दक्षिण भारत की नदियों में हमने देखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो अब हम इनकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो गोदावरी जो है उसकी सहायक नदियों में, अच्छा गोदावरी कहाँ से निकल रही थी? जो कहाँ से निकल रही थी? त्र्यंबक नासिक से निकल रही थी। तो नासिक में गोदावरी निकल रही थी। अब गोदावरी की नदी जैसे ये यहाँ से ये निकल रही है, तो इसकी सहायक नदियों में आती है गोदावरी। गोदावरी मतलब ऐसा समझते हैं गोरी नदी है। गोरी कैसी है? दूध की तरह, तो दूध से स्टार्ट होती है, आप याद करते जाना। दुधना, पूर्णा, फिर पैनगंगा और वैनगंगा मिलती है और प्रवाहिता कहलाती है ये एक संग। फिर इंद्रावती, सबरी, फिर मंजीरा, मनेर, तो इसकी ये सहायक नदियाँ। अच्छा ये यहाँ की ओर फ्लो कर रही है ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर जब फ्लो कर रही है तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब लेफ्ट बैंक मतलब बाईं ओर की सहायक नदियाँ, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब दाईं ओर की सहायक नदियाँ। तो इनमें सबसे पहले आती है दुधना, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्रवाहिता, इंद्रावती, सबरी। अच्छा पैनगंगा और वैनगंगा जब मिल जाती है तो उसको प्रवाहिता कह देते हैं। नीचे से मंजरी और मनेर, मंजरी और मनेर किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और ये सारी जितनी भी हैं पैनगंगा वैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की। इंद्रावती, सबरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती, सबरी,
पेनगंगा, दूधना, पूर्णा। अब पेनगंगा और वैनगंगा मिलकर प्रवाहिता बनाती हैं और बीच में 3 नदियाँ और हैं, वर्धा, कानन और पेंच। तो वर्धा इस तरह लिखा है, वर्धा, कानन और पेंच। वर्धा, कानन, पेंच ये भी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, क्योंकि ये पेनगंगा और वैनगंगा में कहीं ना कहीं मिल रही है और प्रवाहिता का निर्माण कर रही है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, दूधना, पूर्णा, प्रवाहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मनेर। तो मंजीरा, मनेर किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। फिर इंद्रावती पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ओके, अब उसके नीचे आती है कृष्णा। तो कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें सबसे पहले थी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, लास्ट में कावेरी। तो कृष्णा जो है उसकी सहायक नदियों में कैसे कैसे आती हैं देख लेना। तो ये जैसे कृष्णा नदी इस तरह बह रही है, तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसमें आ रही है भीमा, फिर DMPM याद रख लेना, DMPM। तो DMPM में डिंडी, मूसी, फिर पल्लेरू, मनेरू। तो D से डिंडी, M से मूसी, P से पल्लेरू, M से मुनेरू। तो ये याद रखना है। भीमा, कृष्णा जो है, कृष्णा नदी ऐसा याद कर सकते हैं, कृष्ण जो है, और कृष्ण के संग कौन रहते थे, भीम रहते थे, तो भीमा। तो भीम कौन थे, जो पांडव थे उनमें से एक थे, तो भीम पांडव किसके संग रहते थे, कृष्ण के साथ, तो भीमा नदी लॉन्गेस्ट है। फिर DMPM याद रखना है, कृष्ण जो है उनके साथ DMPM ये सब लोग रहते थे क्योंकि कृष्ण भगवान थे। तो DMPM डिंडी, मूसी, पल्लेरू, मनेरू। उसके बाद इसकी और सहायक नदियाँ जो हैं वो कोयना, वर्णा, फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा, कृष्णा की ये सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की, उसमें तुंगभद्रा नाम आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो पूछ लेते हैं अक्सर तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कोयना ऐसे याद रख सकते हैं कि कोयल जैसा बोलते थे कृष्ण, बाँसुरी बजाते थे, कोयल जैसी बाँसुरी बजाते थे, तो कोयना, वर्णा। फिर पंचगंगा, दूधगंगा मतलब कृष्ण दूध दही के शौकीन थे, माखन चुरा लेते थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं दूधगंगा। फिर घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट पर ये बाँसुरी बजाते थे, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो लास्ट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो कौन सी थी, कृष्णा के नीचे कावेरी। तो कावेरी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो कावेरी की सहायक नदियों में लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, ये कावेरी है। तो कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज LBT, इसमें आती है हेमावती, अक्रावती, शिमसा, भीमसा, होनुहोल। तो हेमावती, अक्रावती, शिमसा, भीमसा और होनुहोल। हेमावती, अक्रावती, शिमसा, भीमसा, होनुहोल ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जब ये कावेरी नदी चल रही है तो जो लेफ़्ट से आकर मिल रही हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसमें हेमावती, अक्रावती, शिमसा, भीमसा, होनुहोल। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हैं, तो इसमें आती है हरांगी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, भावनी और अमरावती। तो हरांगी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, भावनी और अमरावती। तो हरांगी, काबनी, लक्ष्मण तीर्थ, भावनी, अमरावती बार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। स्वर्ण रेखा के बारे में हम पढ़ चुके थे, ये जैविक मरुस्थल कहलाता है। स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर, झारखंड, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में प्लेसर गोल्ड पाया जाता है, जो हमने शुरू में देखा था। हिमरेखा क्या होती है, तो 4400 मीटर तक हिमालय में हिमरेखा पाई जाती है। तो आप चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो गंगा नदी, हम एक चीज़ और पढ़ना भूल गए, गंगा नदी का उद्गम और देख लेते हैं कैसे होता है। दोस्तों गंगा नदी का जो प्रवाह होता है वो कैसे कैसे बनता है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी ये निकल रही है, ये है अलकनंदा नदी, यहाँ लिखा भी है ये अलकनंदा नदी है, सतोपंथ ग्लेशियर से ये निकल रही है अलकनंदा। दूसरा ये गंगोत्री है, गंगोत्री से निकलती है ये भागीरथी नदी। जब ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो इसकी धारा संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है। तो ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय में है देवप्रयाग। तो गढ़वाल जगह है उत्तराखंड में, वहाँ देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है और भागीरथी का उद्गम गंगोत्री से होता है। अब इसमें गंगा में और भी कई अलकनंदा की जैसे सहायक नदियाँ हैं, अच्छा इनकी संयुक्त धारा तो गंगा कहला रही है। अब गंगा में भी जो अलकनंदा है वो काफ़ी सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो उनकी अलकनंदा की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से प्रयाग बनते हैं वो देख लेना। धौली गंगा यहाँ से निकलती है सबसे पहले, जो अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो धौली गंगा सबसे पहले मिलती है, फिर नंदाकिनी, पिंडर और यहाँ से आती है मंदाकिनी। तो ये 4 नदियाँ अलकनंदा से मिलती हैं। तो ये कहाँ कौन से प्रयाग का निर्माण करती है, जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है।
धौली गंगा के बाद नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर पिंडर मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ऐसे याद रखना है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है, क्योंकि नंद से नंदाकिनी। फिर नीचे कर्ण प्रयाग का बनता है जब पिंडर, तो कर्ण में भी देखो इस तरह कर्ण ये वाला अड़ा आ रहा है और पिंडर में भी ये वाला अड़ा आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पिंडर नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग। लास्ट में मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। तो ये था हमारा गंगा नदी। अब दोस्तों जल्दी से क्वेश्चंस निपटा लेते हैं हम। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, क्योंकि पूर्ववर्ती इस तरह बहती है नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये बात सही है, परंतु आर गलत है कि कोई नदी जितनी ज़्यादा पवित्र होगी उतनी ही प्रदूषित होती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। पहला सही है, गंगा प्रदूषित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई होती है, मृदा भूमि की गहराई वो 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन, मतलब 6000 मीटर तक जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सत्य कथन क्या है? देवप्रयाग कैसे बनता है? अभी हमने देखा था, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तब देवप्रयाग का निर्माण होता है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, नेक्स्ट उसके बाद संगम पर स्थित है। चलो ठीक है। रुद्रप्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिल रही थी, ये अलकनंदा थी, यहाँ से मंदाकिनी थी, फिर यहाँ से धौली गंगा थी, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जहाँ मिल रही थी वहाँ क्या मिल रहा था, क्या बन रहा था? रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से बहती है, ये याद रख लेना। अब प्रयाग ये पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रुद्रप्रयाग कैसे बनना है? तो रुद्रप्रयाग जो था वो अलकनंदा और जब मंदाकिनी मिल रही थी तब बनना था अलकनंदा मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी में क्या बनना था? रुद्रप्रयाग। तो नंदप्रयाग गलत लिखा है, रुद्रप्रयाग सही है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और पिंडर मिल रही थी, ये अलकनंदा है और ये पिंडर, तो यहाँ मिल रहा था कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग बनना है यहाँ अलकनंदा और पिंडर पर। अलकनंदा और भागीरथी जब मिल रही थी, अलकनंदा और भागीरथी, तो ये देवप्रयाग बन रहा था। तो देवप्रयाग कब बनना है? जब अलकनंदा और भागीरथी ये मिलती हैं देवप्रयाग में। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। तो मंदाकिनी कैसे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। मुख्य नदी इसकी कौन सी? अलकनंदा। यहाँ हमने देखा भी था, ये मंदाकिनी जो नदी निकल रही है तो मिल किस तरह है? अलकनंदा से मिल रही है, तो अलकनंदा इसकी मुख्य नदी है मंदाकिनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी बहती है। तो यहाँ से देख लेना, केदारनाथ जो घूमने जाते हैं तो वो मंदाकिनी, ये है केदारनाथ और ये है रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच कौन सी नदी बह रही है? ये मंदाकिनी बह रही है। और जो अलकनंदा है ये बहती है बद्रीनाथ से होते हुए। तो यहाँ से आपको याद रखना है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी बहती है? मंदाकिनी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। भागीरथी निकलती है गोमुख से, गोमुख या गंगोत्री एक ही बात है। तो गोमुख या गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो गोमती है। गंगा नदी की सहायक नदियों में हमने देखा था, गंगा नदी जैसे ये बह रही है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो रामगंगा के बाद कौन सी थी? गोमती। तो गोमती का जो सहायक नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है। आगे कथन में कहा गया है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ये बात सही है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो उसका पानी सूख जाता है, उसमें बहाव कम होता है। यमुना सतत असतत वाहिनी नदी है, ये गलत है। यमुना जो है वो वर्ष भर बहती रहती है, ये सतत वाहिनी नदी है। ओके। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? रामगंगा। क्योंकि रामगंगा किसकी है? रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो गंगा की सहायक नदियों में हमने कौन से देखा था? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर नीचे से आ रही थी यमुना, तमसा, सोन।
और यमुना की सहायक नदियों में कौन सी थी? यमुना की सहायक नदी में थे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की सहायक नदियों में भी कौन सी थी? बनास, काली सिंध और पार्वती। तो ये सब याद रखना है आपको। पूरा जो एक तरह से जाल बताया गया था वो पूरा याद रखना है आपको। पूरा बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, अपने आप याद हो जाएगा। वीडियो को बहुत बार देख लेना, सब याद हो जाएगा। वीडियो हम 2 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूंछ चोटी से होता है। यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूंछ चोटी से होता है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा अभी हमने बताया था। जो यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? जैसे ये गंगा है तो गंगा में ये यमुना नदी मिलती है। तो यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो बेतवा किसकी सहायक नदियाँ थी? बेतवा बेतवा किसकी थी? यमुना की। आगे, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, सोन। तो गंगा की उत्तर वाहिनी, जैसे गंगा ही है, गंगा की उत्तर वाहिनी नदियों में ये थी, मतलब दक्षिण से जो उत्तर की ओर बह रही थी। तो गंगा में जो दक्षिण से उत्तर की ओर वो यमुना, तमसा और सोन। तो सोन नदी जो है, इसके बारे में बात हो रही है। ये क्या है? उत्तर वाहिनी नदी है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी बाएं से नहीं बहती, मतलब गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है, यानी कि ये इस तरह गंगा नदी है तो यहाँ से नहीं मिलती, ये बायां है। बायां मतलब राइट, राइट से नहीं, बायां, सॉरी, लेफ़्ट, एक सेकंड। तो बायां मतलब लेफ़्ट। जैसे ये गंगा है, गंगा में ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ़्ट से कौन सी नहीं मिलती? सोन। सोन नदी लेफ़्ट से नहीं, राइट से मिलती है, ये देख लेना, मैप में बताया गया है। तो लेफ़्ट और राइट कैसे देखोगे? अगर आप यहाँ चलोगे तो ये आपका लेफ़्ट होगा, तो यहाँ से लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये आती है सोन। तो दाईं ओर से मिलती है, ये बाईं ओर से नहीं मिलती सोन नदी, देख लेना मैप में। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है? कैमूर। तो यमुना और सोन के मध्य, तो यमुना और सोन कैसे निकलती है? जैसे ये गंगा नदी है, गंगा में निकलती है यमुना, तमसा और सोन। तो यमुना, तमसा और सोन। तो तमसा तो छोटी सी है, यमुना और सोन के बारे में बात हो रही है। इसके बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कैमूर श्रेणी है। अब कैमूर कहाँ का हिस्सा है? तो हमने बताया था अरावली, अरावली के नीचे था विंध्य, भालनेर, कैमूर, पारसनाथ। तो कैमूर कहाँ की है? विंध्य की श्रेणी है। फिर सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। तो कैमूर जो थी, कैमूर विंध्याचल, बारनेर, कैमूर और पारसनाथ। तो कैमूर जो है विंध्य की श्रेणी है, जो यमुना और सोन को अलग किए हुए थी, जल विभाजक का कार्य कर रही थी यहाँ। अब ब्रह्मपुत्र और देख लेते हैं, उसके बाद कल कई वीडियो में देखेंगे। अब तिब्बत में उत्पत्ति पानी वाली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना, तिब्बत में 3 नदियाँ निकलती हैं। जैसे हमने ये बताया था, ये भारत है, भारत में, एक सेकंड, सॉरी, पूरा ले लेते हैं अलग से। तो ये जैसे भारत था, भारत में यहाँ तिब्बत था, तो तिब्बत से 3 नदियाँ कौन सी निकलती हैं? तो ये याद रख लेना, ये तिब्बत है सपोज़। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 3 नदियाँ जो निकलती हैं वो है, पहली सिंध। सिंध की ही सबसे नीचे वाली जो सहायक नदी थी वो सतलज, और इधर से ही निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियाँ का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। तो इसके बारे में कुछ कहा गया है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली, एक सेकंड। तो तिब्बत में जो उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ ये लाइन लिखी है यहाँ कि इरावती, मेकांग नदियों अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पूर्व ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो, सही बात है, यू टर्न लेती है भारत में प्रवेश होने से पहले दिहांग आर्च से। तो यह यू टर्न बनता है। अब ये यू टर्न कैसे बनता है? तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय, तरुण हिमालय मतलब नवीन हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है। अक्ष के साथ साथ इसका नमन होता जाता है, इसलिए यू टर्न बनता है ये। तो ये देख लेना, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बता दिया है। आगे, भारत में यारलंग जंगपो नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यारलंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यारलंग जांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते देते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम होता है वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये बताया था अभी। अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं वही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, लोहित, दिबांग, दिहांग, धनसिरी, कोपिली, ये सब। तो ये याद रख लेना, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी उसमें लोहित, दिबांग, दिहांग, फिर कामेंग, बार नदी, मानस, संकोच, तिस्ता, फिर नीचे से दिसांग, दीखू, धनसिरी, कोपिली, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी, हमने देखा था। तो ये पूछा गया, ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश से ही बहेंगी।
मानस सहायक नदी, ये भी मानस संकोच तिस्ता, ये भी ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था हमने। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाती है जानी जाती है सांगपो के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यारलंग जंगपो के नाम से भी जानी जाती है, ऊपर हमने देखा था। यहाँ से भारत में तो यारलंग जंगपो नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में जो जानी जाती है वो सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, 3 देशों से होकर बहती है। ये कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, कौन कौन से देश है, तिब्बत से तो निकलती है मानसरोवर झील से, फिर बांग्लादेश में भी बहती है और भारत में भी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, तो बहुत सारी सहायक नदियाँ बताई थी, देख लेना। लोहित, दिबांग, दिहांग, कामेंग, बारनदी, मानस, संकोच, तिस्ता, फिर नीचे से दिसांग, दीकू, धनसिरी, कोपली, ये सारी वह नदियाँ जिसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, तीनों का स्रोत एक ही था। तो दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं, काफ़ी हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला नदियों का, दक्षिण भारत की नदियाँ और अन्य नदियाँ जो भी बची हैं वो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों सेशन को कंप्लीट करना ज़रूर, क्योंकि यहाँ जैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कंटेंट। एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं आने देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अभी ना समझ में आए, वो बाद में समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे देखते हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे समझ में आता जाता है। तो सेशन को ज़रूर कंप्लीट करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।